चलो, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। अभी हम लोग इसके धातु के बारे में पढ़ते हैं। आवर्त सारणी में वर्गीकृत सभी तत्वों 118 एलिमेंट्स हैं को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा है? 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? धातु, अधातु और उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। ठीक है। आधुनिक आवर्ती सारणी में जान रहे हो 18 वर्ग में 7 आवर्त को, फिर एस ब्लॉक के तत्व में, फिर डी ब्लॉक के तत्व में, पी ब्लॉक के तत्व में, एफ ब्लॉक के तत्व में आवर्त निकाला गया है। वर्ग निकालना सीखना है इसमें। ठीक है, अब आ जाओ कंप्लीट इसमें आवर्त सारणी, फिर देखना है तुम्हें बनाना भी है। धातु मेटल्स क्या होता है? धातु समानांतर ताप पर क्या होता है? ठोस होता है, सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर, चमकदार होता है, शाइनी होता है, आघात वर्धनीय होता है, मेलेबल होते हैं, है ना। आघात वर्धनीय मतलब क्या हो गया? उस पर तोड़ा जा सकता है ना। हाँ, धातु नहीं तोड़ा, क्यों नहीं तोड़ा जा सकता है? लिक्विड में करा जा सकता है ना। आघात वर्धनीय मतलब उस पर हम हथौड़ा से मार के उसे कुछ बना सकते हैं, तो ये है आघात वर्धनीय का मतलब हो गया। लोचशील, डक्टाइल होते हैं तथा उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। धातुओं के गुण धर्म क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या है? बोलो। धातुओं अन्य तत्वों की तुलना में कुछ विशिष्ट गुण प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के गुण धर्म के बारे में पढ़ते हैं। समान ताप पर ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट एट ए रूम टेम्परेचर, पारे मरकरी के अतिरिक्त से सभी धातुएं समान ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। पारा है ठोस है? नहीं, पारा को छोड़कर जितने भी हैं सब ठोस अवस्था में 25 डिग्री सेल्सियस पर। अगर उससे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस से उसे हीट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। कि अतः सभी धातुओं को समांतर 25 डिग्री पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। गैलियम निम्न ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु समान ताप से कुछ ही उच्च ताप पर 29.76 डिग्री सेल्सियस पर यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ही 25 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या है? ठोस है। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस 29 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वो लिक्विड में हो जाएगा। सारे धातु नहीं, गैलियम और मरकरी तो तुम्हारा वो लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। चलो, धातुओं में क्या होती है? अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ते हैं। धातु में लस्टर होती है, चमक होती है, शाइनी होता है धातु, हार्डनेस होती है, कठोर होती है। चमक क्या है? शुद्ध रूप से धातुओं की सतह चमकदार होती है। इनमें प्रकाश की प्रतिबिंबता रिफ्लेक्ट करने का गुण होता है ना। और कठोरता, हार्डनेस होती है। समांतर धातु कठोर होती है, परंतु उनकी कठोरता का स्तर भिन्न भिन्न होता है। लोहा, फेरम, निकेल, एनआई, कोबाल्ट, CO आदि अत्यंत कठोर धातुएं हैं, जबकि सोडियम तथा पोटेशियम अत्यंत मुलायम धातु है, जिन्हें समानतः चाकू से भी काटा जा सकता है। अब सोडियम और पोटेशियम को ऐसे रख सकते हैं खुला घर में? नहीं, वो ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करने लगता है। तो उसको कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल। ये देखो, ये सोडियम और क्या है? पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट होते, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। आघात वर्धनीय मेलेबिलिटी है ना। आघात वर्धनीय क्या होता है? मेलेबिलिटी। धातुओं पर आघात यानी हथौड़े अथवा मशीनों के द्वारा करने पर उनकी एक पतली चादरें है ना, थिन मेटल शीस्ट बनाई जा सकती है। अधिक लोचशील होने के कारण इन चादरों को लपेटा जा सकता है। तन्यता, डक्टिलिटी। तन्यता का अर्थ होता है कि धातुओं को पतले तारों थिन वायर्स के रूप में खींचा जा सकता है। प्रत्येक धातु की तन्यता अलग अलग होती है। उदाहरणतः 1 ग्राम चांदी से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है तथा 1 ग्राम सोने से लगभग 3 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। उष्मा विद्युत के चालक होते हैं। कौन? धातु। कंडक्टर ऑफ ए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये धातुओं का क्या होता है?
सुचालक होता है चालक होता है कौन? मेटल्स। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की चालक होती है। चांदी तथा तांबा सर्वाधिक चालक धातुएं होती है, परंतु सीसा, लेड, पारा, मरकरी इसमें अपवाद है, जो उष्मा के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। कौन? पारा और लेड। पारा यानी मरकरी और लेड, सीसा, ठीक है। और चांदी सबसे ज़्यादा होती है, चांदी और तांबा। चांदी तांबा में भी सबसे ज़्यादा चांदी होती है। जैसे ही उसमें पानी डाला जाएगा, वाटर, तो वो जल्दी ही मतलब वो चालक हो, ये क्या हो जाएगा? उष्मा का चालक होता है। उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक समानतः उच्च होते हैं, ठीक है। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि। टंगस्टन का गलनांक सर्वोच्च होता है, परंतु अधिकांश क्षारीय धातु एल्काई मेटल्स के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, जैसे रुबिडियम, फ्रांसियम और सीजियम आदि। क्या है इसका आगे? सोनरस है ना, ध्वन मतलब श्रवण अथवा अनुनादपूर्ण, ध्वनात्मक अथवा अनुनादपूर्ण होते हैं, सोनरस होते हैं। लगभग सभी धातुएं किसी ठोस सतह से टकराने पर क्या होती है? आवाज होती है उसमें। टकराने पर अथवा उन पर चोट किए जाने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। यही कारण है कि परंपरागत अलार्म घड़ियां तथा स्कूल की घंटियां धातु से निर्मित होती है। मॉर्फोलॉजी, जो क्या हो सके? सुनाई दे, आवाज हो तो वो घंटी सुनाई दे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। धातुओं के परमाणुओं के बाह्यतम कोषों में सामान्यतः 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कोष में सामान्यतः 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनका अष्टक अपूर्ण होता है ना। धातु का अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है। यही कारण है कि धातुएं अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील, रिएक्टिव होती है। दूसरे से रिएक्ट करना चाहता है, दूसरे से रिएक्ट करके एलिमेंट को पूरा करना, अपने ऑर्बिट को पूरा करना चाहता है वो, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी होती है, इसमें त्यागते भी है ना। कम है, अगर 1 है, 3 है, तो वो दूसरे को दे देते हैं, है ना, उससे रिएक्ट करके फिर वो स्टेबल हो जाते हैं। समानता धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने का कैटायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ऋणायन होते हैं तो वो कैटायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन वायु में उपस्थित के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। यह अभिक्रिया दहन, बर्निंग कहलाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन धात्विक ऑक्साइड हो गया। धात्विक ऑक्साइड समांतर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं, वे जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बेस का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की प्रबलता धातु की रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर करती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द रिएक्शन विद ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। रासायनिक अभिक्रियाशील में अत्यधिक अभिक्रियाशील समान ताप पर, कम अभिक्रियाशील गर्म करने पर, और अन्य धातु अधिक ताप पर। धातुओं के अब फिजिकल पढ़ लिए हम लोग, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी प्रॉपर्टीज पढ़े हम लोग, अब क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सोडियम एंड पोटेशियम अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। कौन? पोटेशियम और सोडियम। ये समान ताप पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया करके जलने लगती है। इसलिए इन धातुओं को केरोसिन तेल, मिट्टी के तेल में के अंदर डुबो कर रखना पड़ता है या रखा जाता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है समान ताप पर, तो क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। N4Na प्लस O2 क्या हो गया? गैस हो गया। ये क्या रिएक्ट समान ताप पर जो रिएक्ट करवाए तो क्या हो गया? 2Na2O। पोटेशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया जाएगा समान ताप पर, तो क्या बनेगा? वो पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। 4K प्लस O2 2K2O, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मैग्नीज समान ताप पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है, ठीक है। ये मैग्नीज क्या है?
मेटल है ना, पढ़े हैं अभी। परंतु गर्म करने पर यह तेज प्रकाश एवं अधिक ऊष्मा के साथ जलती है। ठीक है, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, मगर जैसे ही इसे गर्म करते हैं या तेज प्रकाश हीट पड़ती है उस पर, तो वो मैग्नीज ऑक्साइड का निर्माण करती है। लोह धातु Fe शुष्क वायु ड्राई एयर में गर्म करने पर भी नहीं जलती है, परंतु अर्ध वायु ह्यूमिड एयर पर में लंबे समय तक रखने पर ऑक्सीकृत हो जाती है और इस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन रहता है कि लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है, तो वो ह्यूमिड है, आर्द्र हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, ऑक्सीकृत होने लगता है, फिर उसका वेट भी क्या हो जाता है, कम होने लगता है। जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ वाटर। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु क्षारीय धातु अल्काई मेटल्स जल के साथ तीव्रता के साथ अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड प्लस जल, धातु हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जल के साथ अभिक्रिया, ये हो गया जल के साथ में सोडियम एवं पोटेशियम, सोडियम एवं पोटेशियम की जल से अभिक्रिया, ये दोनों धातुएं शीतल जल के साथ अभिक्रिया करके संगत धातु के हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करती है तथा अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। शीतल जल क्या हो गया, हाँ प्योर वाटर, नॉर्मल जो वाटर होता है वो वाटर, ये नहीं कि ठंडा पानी है ना, कोल्ड वाटर नहीं, शीतल जल यानी शुद्ध जल जो जल है। इसमें क्या है, पोटेशियम प्लस ठंडा जल यानी H2O जल, ठीक है। उसमें ऊर्जा जब हीट पड़ेगी इस पर तो क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस करेगा, है ना। जब हीट पड़ेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, वो मुक्त करेगा। 2K प्लस 2H2O रिएक्ट करके क्या होगा, 2KOH प्लस H2 गैस है, वो क्या करेगा, मुक्त करेगा। फिर सोडियम और जल को मिलाया जाए, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और हाइड्रोजन को मुक्त करेगा। 2Na प्लस 2H2O रिएक्ट करके क्या होगा, NaOH और H2 क्या करेगा, वो मुक्त करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम धातु समान एवं शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। एल्युमिनियम आयरन तथा जिंक की जल के साथ अभिक्रिया, ये तीनों धातुएं जल से नहीं बल्कि जलवाष्प वाटर वेपर के साथ अभिक्रिया करती है, धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। यानी इसको वाटर वेपर चाहिए, हीट चाहिए हल्का। एल्युमिनियम आयरन तथा जिंक की जल के साथ अभिक्रिया, ये तीनों धातुएं जल से नहीं बल्कि जलवाष्प वाटर वेपर के साथ अभिक्रिया करती है और धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। धातु और जल, धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन मुक्त करती है, अभी पढ़े। धातु प्लस भाप धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन ये भी मुक्त करती है। लेड Pb, सिल्वर Ag, गोल्ड Au तथा कॉपर Cu आदि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कौन कौन सा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अम्लों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एसिड्स। समान धातुएं तनु अम्ल डाइलेट एसिड के साथ अभिक्रिया करती है और संगत धातुओं के लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। धातु प्लस तनु अम्ल संगत लवण और हाइड्रोजन मुक्त किया। रिएक्शन विथ एसिड का, सोडियम धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl बनाता है जो लवण है, नमक है, और हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। सोडियम धातु किसके साथ, NaCl के साथ अभिक्रिया किया, हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करा तो क्या बना, NaCl बना, वो क्या है, साधारण नमक है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। पोटेशियम धातु तथा सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, K और H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तांबा, चांदी तथा स्वर्ण को आदर्श गैस नोबल मेटल्स कहा जाता है क्योंकि ये जल एवं तनु अम्लों में अभिक्रिया नहीं करती। पहले भी बताए थे कि पहले वाली क्लास में कि नोबल मेटल्स में कौन कौन सा आता है, तांबा, चांदी तथा स्वर्ण।
ठीक है। Cu, Ag और Au ये नोबल मेटल्स हैं, आदर्श धातुएं इसे बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जल और तनु के साथ अम्लों में अभिक्रिया नहीं करती है, जल के साथ नहीं करती और क्लोरिक अम्ल के साथ भी, ये एसिड के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। रिएक्शन विथ एल्काई, क्षार के साथ अभिक्रिया। अधिकांश धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु लेड, एल्युमिनियम एवं जस्ते जैसे धातु से जो क्षार से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण करते हैं एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ZnNaOH है ना, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? NaOH, जिंक हो गया Zn। ये रिएक्शन करवाने से तो क्या बना? सोडियम जिंक के जो नमक है, Na2 ZnO2 और हाइड्रोजन गैस का इसमें निर्माण किया H2 का। चलो अब क्वेश्चन है इसमें, धातु का वह गुण जिसके आधार पर उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है क्या कहलाते हैं? आघात वर्धनीयता। ऑप्शन भी देंगे। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तन्यता, आघात वर्धनीयता, चमक या ध्वनिकता? तन्यता। इनमें से कौन धातु का गुण नहीं है? कठोरता, लचीलापन, चमकदार, उष्मा की खराब चालकता। ये उष्मा का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है ना ये तो। धातुओं का वह गुण जिसके आधार पर उन्हें ये तो हो गया। धातुओं का वह गुण, इनमें से कौन धातु गुण नहीं है? ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? अधातु ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड या अधातु हाइड्रो ऑक्साइड? बहुत इजी है। हाँ, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर धातु डैश बनाती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु डैश बनाती है। अम्लीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड या कोई नहीं? क्षारीय ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर धातु क्या बनाती है? क्षारीय ऑक्साइड। सबसे कम, ये क्वेश्चन का भी आंसर दिया है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं का समुच्चय का चयन कीजिए। सबसे कम अभिक्रियाशील, ठीक है, अभी बताएं कितना बार? ऑप्शन सुनो। सोना, चांदी, लोहा, चांदी, सोना, प्लेटिनियम, चांदी, जिंक, प्लेटिनियम, चांदी, प्लेटिनियम, तांबा। सोना, चांदी और प्लेटिनियम, है ना। इसमें तांबा तो होता है, लोहा भी होता है, तो चांदी, सोना और प्लेटिनियम। ठीक है, गुड। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है उसे कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में, केरोसिन तेल में। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? पोटेशियम, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम? जिंक सही है। पोटेशियम, सोडियम तो बहुत, वो तो ऑक्सीजन पर भी, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वो रिएक्शन होने लगता है उसमें। मैग्नीशियम में तो होता ही है, तो कौन सा होगा? जिंक। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? शीतल जल के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कैल्शियम। नो, मैग्नीशियम। क्या होगा इसका? मैग्नीशियम। पोटेशियम, सोडियम तो होगा नहीं। कैल्शियम और मैग्नीशियम में है, तो शीतल जल के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करती है? मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती है? बहुत इजी, ऑप्शन से मिल जाएगा। मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, पोटेशियम। जिंक नहीं, सॉरी, मैग्नीशियम। क्या? फिर से सुनो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती है? मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, पोटेशियम। मैग्नीशियम तो करती ही नहीं है और पोटेशियम तो तीव्र गति से करती है। धातु के अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने से क्या बनता है? धातु के अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करें, बहुत आसान है। लवण और क्लोरीन, लवण और अम्लारी, लवण और पानी, लवण और हाइड्रोजन। हाँ, लवण और हाइड्रोजन। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करती है। हाइड्रोजन। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इसमें जो क्वेश्चन है वो भी लिखेंगे।